Good morning, students. So let's start our chapter Science 1 Laws of Motion. This is our last video of this chapter 1. मुझे लगता है कि हमारा आखिरी वीडियो होगा, उसके बाद हम लोग तुरंत इसके प्रश्नोत्तर लिखेंगे और हम आपको इसमें पक्की कॉपी में प्रश्नोत्तर उतारने हैं। जहाँ पे हमने गणित लिखे थे उसी के तुरंत बाद हमको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। तो लेट्स स्टार्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हिंदी में हम लोग संवेग की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। तो ये नियम में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये नियम हमको क्या बता रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने जो इसके पूर्व वीडियो में न्यूटन के तीसरे लॉ के बारे में देखा था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का जो नियम न्यूटन ने बताया था ना तीसरा, उसमें एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने ये बताया आपको कि यदि हम लोग किसी बल से जब दीवार के ऊपर बॉल फेंक के मारते तो तुरंत वो बॉल उसी वेग से हमें तुरंत वापस उतनी वेग से आकर मिलेगा, है ना। अगर आसानी से फेंकेंगे तो आसानी से मिलेगा। तो जितना बल हम लोग प्रथमदर्शी लगाएंगे फोर्स, इफ यू आर अप्लाइंग फास्ट देन इट oppose fastly, and if we force the ball very slowly then it oppose the slowly, मतलब वो रिफ्लेक्ट भी होगा तो आराम से ही होगा। तो देखिए इसमें हम लोग ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख रहे हैं, इसमें हम लोग को क्या प्रूव करना है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब यदि दो पिंड एक दूसरे के साथ टक्कर कर रहे हैं तो टक्कर के पूर्व का कुल संवेग जो होगा उसके टक्कर के पश्चात वाले कुल संवेग के बराबर होता है। मतलब इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि मोमेंटम एक जैसा ही होगा। यदि दो बॉल है, हमारे घर पास में दो बॉल है, एक बॉल को मैंने जोर से दूसरे बॉल को टच कराया तो क्या होगा कि दूसरा बॉल जो है वो धीरे धीरे थोड़ा सा सामने आएगा। तो ये जो दोनों का संवेग है, मतलब मोमेंटम है बिफोर आफ्टर कोलिजन, वो दोनों का क्या होगा, एक समान होगा। तो ये न्यूटन कह रहे हैं या फिर हमारी टेक्स्ट बुक कह रही है कि दोनों का संवेग एक जैसा होगा, पर कैसा होगा ये हम लोग अभी अपनी वीडियो में जानेंगे। देखिए बेटा, एक आकृति मैंने यहाँ पे बनाई है। यहाँ पे आपको बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन करके लिख के दिख रहा है आपको, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट ए है, कोई एक पिंड हमने ले लिया, उसका मास यानी द्रव्यमान m1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और थोड़ी दूर में हमने, मतलब एक ही रेखा में दोनों का हमने रखा हुआ है, और थोड़ी दूर में हमने जो पिंड है वो दूसरा पिंड लिया हमने m2, इसका द्रव्यमान, दूसरा पिंड लिया मैंने ऑब्जेक्ट b, इसका द्रव्यमान m2 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। मतलब दोनों एक स्थिर जगह पर रुके हुए हैं। जब थोड़ी देर में आफ्टर कोलिजन, मतलब जब ये पिंड m1 को मैं थोड़ा सा पुश करता हूँ तो ये धीरे धीरे शुरू होता है चलना, और शुरू होने के बाद ये m2 को थोड़ी देर में ढकेलता है। तो m2 के ऊपर m1 कुछ बल प्रयोग करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा F2, ठीक है, F2 फोर्स, F2 हम लोग बोलेंगे। और m2 द्वारा जब m1 के ऊपर कुछ बल प्रयुक्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे बेटा F1, ठीक है। तो यहाँ पे जो F1 होगा ये माइनस चिन्ह में आने वाला है। माइनस चिन्ह में यानी कि यहाँ पे जो प्रयुक्त किया गया बल है m2 द्वारा m1 पर, तो ये होगा F1, और m1 द्वारा m2 पर प्रयुक्त किया गया बल जो होगा वो होगा F2। तो कोलिजन के बाद हम लोग देखते हैं कि F2 और F1 ये दोनों बल यदि समान हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर टक्कर होने के बाद इक्वल बल प्रयुक्त कर रहे हैं, तो वो किस तरह से प्रयुक्त करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, सपोज एन ऑब्जेक्ट ए हैज मास m1 एंड इनिशियल वेलोसिटी u1। जैसे हमने एक पिंड देखा ऑब्जेक्ट a1, बिफोर कोलिजन के बारे में बात करेंगे, तो उसका मास m1 है और इनिशियल वेलोसिटी u1 है। और दूसरा ऑब्जेक्ट देखा b जिसका मास m2 है और इनिशियल वेलोसिटी u2 है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला क्या बोलता है हम लोग को, तो मोमेंटम यानी कि p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ a इज m1 u1, मतलब इसका अगर हम लोग मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो p इज इक्वल टू क्या होगा बेटा m1
u1, और यहाँ पे भी p इज इक्वल टू दूसरा पिंड है ऑब्जेक्ट b, इसका मोमेंटम होगा m2 u2। तो सपोज एंड दैट ऑफ द b इज m2 u2, सपोज दिस टू ऑब्जेक्ट कोलाइड, मतलब आफ्टर कोलिजन क्या होगा, कोलाइड होने टक्कर होने के बाद, लेट द फोर्स ऑफ ए ड्यू टू बी ई बी F1, मतलब ए पर बी द्वारा बल जो प्रयुक्त किया गया होगा ए पर बी द्वारा, वो होगा बेटा F1 एंड दिस फोर्स विल कॉज एक्सेलरेशन इन ए एंड इट्स वेलोसिटी विल बिकम v1, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा v1। हम लोग पिंड ए के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसका जो फोर्स है वो m2 द्वारा m1 पे होने वाला है। तो मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन इज m1 v1, तो मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट b what will it will be the m1 v1, and according to Newton's third law of motion A also exert an equal force on B but in the opposite direction। पर जैसे हमने ये देखा कि B ने A पर बल प्रयुक्त किया था, परंतु A भी तो B पर बल प्रयुक्त कर रहा है, तो बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, तो दिस विल कॉज चेंज इन मोमेंटम ऑफ B इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज v2, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी कोलिजन के बाद v2 होगी। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा -m2 v2, इसकी मोमेंटम हम लोग देखेंगे, द मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू m2 v2, और माइनस चिन्ह हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये अपोजिटली इसके ऊपर बल प्रयोग कर रहा है। इफ m2 इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट b, मतलब b पर f2 ये जो फोर्स है वो बल प्रयुक्त करने वाला है, तो ये देयरफॉर इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू -F1, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना F2 एंड -F1, ये दोनों बल क्या हो जाएंगे एक जैसे हो जाएंगे, एंड देयरफॉर M2A2 इज इक्वल टू M1A1। देखिए बेटा जैसे कि ये तो मोमेंटम है, P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू M1 V1 एंड P2 इज इक्वल टू -M2 V2, ये मोमेंटम है। परंतु हम लोग फोर्स की इसके पहले हम लोग एक डेफिनेशन देखा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू M इंटू ए। तो यहीं पे यदि हम लोग F2 और F1 में इसे कन्वर्ट करेंगे तो देयरफॉर अब हमारा आंसर क्या आएगा, F2 इज इक्वल टू M2A2 इज इक्वल टू -M2 M1A1, ऐसे हमारा एग्जाम्पल आएगा एज एफ इज इक्वल टू एम ए। देन देयरफॉर M2 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू क्या लिखा है बेटा यहाँ पे V2 माइनस U2 अपॉन T। क्या हमने ये देखा हुआ है चेंज इन एक्सेलरेशन, और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमने देखा हुआ है इसके पहले। आप लोग प्रीवियस नोट्स में, प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोग देखिए कि इसका फार्मूला हमने देखा है M2 इंटू V2 U2 V2 माइनस U2 अपॉन T इज इक्वल टू -M1 इंटू V1 माइनस U1 अपॉन T, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी शो कर रहा है और ये फाइनल वेलोसिटी शो कर रहा है आफ्टर कोलिजन के बाद। एंड देयरफॉर देखिए बेटा यहाँ पे T एंड T गेट कैंसिल, T और T जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये M2 इन ब्रैकेट V2 माइनस U2 इज इक्वल टू -M1 इंटू V1 माइनस U1 एज ए इज इक्वल टू ये जो है एक्सेलरेशन है ना V माइनस यू अपॉन टी, ये होगा। तो इसके बाद हमने जो समीकरण यहाँ पे बनाया है इसके नीचे इसको हल करेंगे बेटा, जो ब्रैकेट के बाहर वाला M2 है वो ब्रैकेट के हर टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा, M2 V2 माइनस M2 इंटू U2 इज इक्वल टू बाहर के टर्म जो है यहाँ पे -M1 इंटू V1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा यहाँ पे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस M1 U1, ऐसा समीकरण इक्वेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड देयरफॉर M2 V2 प्लस M1 V1 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। इस समीकरण का उदाहरण, ये समीकरण आपको इक्वेशन आपको समझ में आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम, मतलब M2 V2 और M1 V1 ये जो दोनों यदि हम लोग टोटल इनको जोड़ा M2 U2 प्लस M1 V1 ये दोनों को जोड़ा इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 V2 M2 U2 M1 U1 प्लस M2 U2 यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, और पहला आया बेटा आप लोग को M2 V2 प्लस M1 V1, ये दोनों इक्वल, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है ना। इसे हल करने के बाद आपको इस तरह से आंसर मिल रहा है, जैसे हम लोग इसको हल करके देख सकते हैं बेटा। देयरफॉर हमारा आंसर क्या है, M2A2 इज इक्वल टू माइनस M1A1, ये आप लोग घर में करके देखिए, जैसे आपको पता है M2 एज इट इज रहेगा, ये क्या है V2 माइनस U2 अपॉन
टी इज इक्वल टू माइनस M1 जैसे कि वैसे रहेगा V1 माइनस U1 अपॉन टी 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 एट कैंसिल, देयरफॉर M2 इंटू V2 माइनस U2 is equal to minus M1 into V1 minus U1, and therefore M2 V2 minus M2 U2 is equal to minus M1 V1 plus minus minus plus M1 U1, and therefore हम लोग क्या करेंगे, जो टर्म्स है इसको एक साथ अपने पास लेके आएंगे, माइनस वाले चिन्ह इधर और प्लस माइनस वाले उधर लेके जाएंगे, देयरफॉर M2 V2 प्लस M1 V1 इज इक्वल टू M2 U2, इक्वल साइन के उस पार जब कोई वैल्यू जाती है तो इसका माइनस जो चिन्ह है वो प्लस में बदल जाता है, तो M2 U2 प्लस M1 U1। तो इस तरह से आपको एक इक्वेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो है M2 V2 और M1 V1 ये क्या है, आफ्टर कोलिजन वाली कंडीशन है। आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंट आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। Thus, if no external force is acting on two objects, then their total initial momentum is equal to total final momentum. This statement is true for any number of objects. कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे, बड़ा छोटा, इक्वल अनइक्वल, तो इसमें एक यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। जब कोई भी बल प्रयुक्त नहीं होता तो टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, इसमें जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। इट डज नॉट चेंज। दिस इज अ कोरोलरी टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द मोमेंटम इज अनचेंज आफ्टर कोलिजन। मतलब इसमें क्या हुआ है कि ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसको अपोज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि द मोमेंटम इज अनचेंज, मतलब मोमेंटम बदला ही नहीं, भले ही कोलिजन हो गया। द मोमेंटम गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट, द मोमेंटम ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस while that of the other increases। पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है वो कम हो जाएगा और दूसरे जो ऑब्जेक्ट का है वो बढ़ जाएगा। Thus we can also state the corollary as follows: when two objects collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision। In order to understand this principle, let us consider the example of a bullet fired from a gun। मतलब गन से, इसको मतलब और समझने के लिए एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि किसी गन से, मतलब एक बंदूक से एक बुलेट यानी कि गोली निकल रही है। तो व्हेन अ बुलेट ऑफ मास M1 इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास M2, गन का द्रव्यमान है M2 और बुलेट का द्रव्यमान मास है M1 जो निकली हुई है, इट्स वेलोसिटी V1 और मोमेंटम M1 V1 है। मतलब उसके किसी भी गोली को बंदूक से बाहर निकलने के पहले उसकी वेलोसिटी मोमेंटम दिया है M1 V1 और वेलोसिटी V1 है। तो बिफोर फायरिंग द बुलेट बोथ द गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट एंड हेंस द टोटल इनिशियल मोमेंटम इज जीरो। वो शुरू होने के पहले, गोली निकलने के पहले उसका इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा और अकॉर्डिंग टू अबो लॉ द टोटल फाइनल मोमेंटम आल्सो हैज़ टू बी जीरो। और उसके बाद तुरंत जो हमें ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ है वो बता रहा है कि जो वो जीरो था तो गोली निकलने के बाद भी जीरो ही होना चाहिए। द फॉरवर्ड मूविंग बुलेट कॉजेज द गन टू मूव बैकवर्ड आफ्टर फायरिंग। मतलब जो गन है वो आफ्टर फायरिंग के बाद छूट रही है। दिस बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन इज कॉल्ड इट्स रिकॉइल। मतलब वो जो बाहर एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर, हाथ के ऊपर दबाव देता है वो उसको रिकॉइल कहेंगे हम लोग। द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल V2 इज दैट M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू जीरो और V2 इज इक्वल टू माइनस M1 अपॉन M2 इंटू V1। मतलब इसी को V2 को अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो V2 इज इक्वल टू इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें इस तरह से इक्वेशन मिलेगा। देखिए आपके सामने कॉपी में मैंने ये एग्जांपल सॉल्व करके दिया है जहाँ पे आपकी कॉपी में लिखा है M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू जीरो और V2 इज इक्वल टू माइनस M1 अपॉन M2 इंटू V1। ये कैसे कैलकुलेट हुआ है मैं आपको समझा के बताता हूँ। M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू जीरो था, देयरफॉर M1 V1 इज इक्वल टू, ये प्लस चिन्ह बराबर साइन के उस पर चला गया तो माइनस M2 V2 हो जाएगा। इसी को अलग तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, M2 V2 चिन्ह के बराबर चिन्ह के इस पार ले लिए तो M1 V1 उस पार जाएगा तो ये चिन्ह माइनस में बदल जाएगा एंड देयरफॉर V2 इज इक्वल टू सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या, तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस M1 V1 अपॉन M2 हो जाएगा एंड देयरफॉर V2 इज इक्वल टू, मैंने मान लीजिए कि माइनस चिन्ह बाहर निकाल के M2 और V2 को एक ब्रैकेट में डाल दिया
M1 और M2 को एक ब्रैकेट में डाल दिया तो माइनस चिन्ह बाहर निकाल के M1 M2 अपॉन आंसर हम लोग को मिल जाएगा V1, जो कि हमने यहीं पे कैलकुलेट किया है। V2 इज इक्वल टू माइनस M1 अपॉन M2 इंटू V1। ये वेलोसिटी हमको ये बता रही है कि बैकवर्ड मोशन रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट मतलब शो करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एट द मास ऑफ द गन इज मच हायर देन द मास ऑफ द बुलेट, द वेलोसिटी ऑफ द गन इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड दैट ऑफ द गन आर इक्वल एंड देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। मतलब तेरे डायरेक्शन क्या होंगे, अपोजिट। द टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट। इसमें टोटल मोमेंट क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब जीरो ही होगा। टोटल मोमेंट इज आल्सो कांस्टेंट ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ अ रॉकेट। अगर रॉकेट की बात करें तो रॉकेट में भी टोटल मोमेंटम आफ्टर क्या होगा, मतलब छूटने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद वो क्या होगा, जीरो होगा। इसमें कुछ सॉल्व एग्जांपल दिए गए बेटा आप लोग को, ये सॉल्व एग्जांपल्स भी आपको कॉपी में उतारने हैं। ये आपको मैं आज मतलब इसकी भी PDF फाइल आपको शो करूँगा, उसको लिखने के लिए बोलूँगा तो आपको लिखना है, और तुरंत अपने अगली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर लिख के दूंगा, वो लिखना है आपको। द मास ऑफ अ कैनॉन is 500 kg and its recoil with a speed of 0.25 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द कैनॉन। एक तोप का द्रव्यमान, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे, एक तोप का द्रव्यमान 500 kg है, उससे गोला दागने के पश्चात तोप 0.25 मीटर पर सेकंड वेग के प्रतिक्षेपित होती है, तो तोप का संयोग ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, गिवन में तोप का द्रव्यमान दिया है 500 kg, है ना। तोप जो है उसका वजन कितना है, 500 kg है, और कितनी वेग से, स्पीड से वो गोला दागता है, 0.25 मीटर पर सेकंड। तो हमको मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो मोमेंटम का फार्मूला आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, P इज इक्वल टू M इंटू V। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, 500 गुना 0.25, यानी आपका उत्तर कितना होगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद 125 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मतलब उसका जो संवेग है, मतलब तोप का संवेग कितना होगा, मोमेंटम, है ना, विद स्पीड, तो दागने के बाद वो कितनी स्पीड से निकलेगा, तो 125 किलोग्राम मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो निकलेगा। फिर हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। अ बॉल हैव masses of 50 gram and 100 gram and they are moving along the same line, the same direction, with velocities of 3 meter per second and 1.5 meter per second respectively. They collide with each other, and after the collision the first ball moves with a velocity of 2.5 meter per second. Calculate the velocity of the other ball after collision. जैसे हमने उदाहरण देखा था, एक गोला है, दूसरे गोले को कोलिजन कर रहा है, मतलब एक गोला है, वो दूसरे बॉल को टच हो रहा है और उसको सामने लेके जा रहा है। तो दो बॉल है, पहले बॉल का मास दिया है 50 ग्राम, दूसरे का 100 ग्राम, एंड दे आर मूविंग अलॉन्ग अ सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन। उसकी वेलोसिटी दी है बेटा, पहले बॉल की 3 मीटर पर सेकंड और दूसरे की है 1.5 मीटर पर सेकंड। दे कोलाइड विद ईच अदर, मतलब ये कोलाइड हो गए, और कोलिजन होने के बाद उसकी वेलोसिटी में बदल आया। द फर्स्ट बॉल मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड, फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी 2.5 है, तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अदर बॉल। तो V2 जो है वो दूसरे बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो इसमें हम लोग को जो चीज़ें दी गई है वो लिखनी है। द मास ऑफ द फर्स्ट बॉल M1 इज इक्वल टू 50 ग्राम, 50 ग्राम को हम लोग kg में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका इंटू 10⁻², यानी कि क्या हो जाएगा, 0.05 kg। मास ऑफ द सेकंड बॉल 100 ग्राम है, तो वो kg में कन्वर्ट होकर 0.1 kg हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है बॉल की, U1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल क्या दी है आप लोग को, 1.5 मीटर पर सेकंड, वो जैसे कि वैसे ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। kg और मीटर में आंसर आना चाहिए, kg और मीटर पर सेकंड में आना चाहिए, तो ग्राम को आपको kg में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल जो V2 है हम लोग को कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो देयरफॉर फार्मूला हम लोग यहाँ पे रखेंगे जो हमने कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले, M1 V1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो हम लोग को मास M1 रखना है यहाँ पे बेटा 0.505 इंटू U1 कितना है 3, ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, प्लस देंगे हम लोग, इन ब्रैकेट सेकंड M2 U2 लिखना है। M2 कितना दिया आप लोग को 0.1 kg, 0.1 इंटू U2 कितना दिया बेटा 1.5 इज इक्वल टू M1 V1 इन ब्रैकेट, M1 कितना दिया आप लोग को 0.05, दोबारा वही इंटू V1, यहाँ पे V1 चेंज हो रहा है तो V1 है 2.5 प्लस 0 M2 कितना दिया है यहाँ पे आपको 0.1 इंटू V2 कैलकुलेट करना है, वो वैल्यू जैसे कि वैसे रखेंगे V2 की जगह पे। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आता है 0.15 प्लस
इंटू कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर है 0.15 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 2.5 कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आता है 0.125 प्लस 0.1 इंटू V2। तो 0.15 प्लस 0.15 इक्वल टू क्या होगा 0.30 यानी कि 0.30। तो 0.3 लिखेंगे इज इक्वल टू 0.125 इंटू 0.1 इंटू V2 एंड देयरफॉर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे 0.1 V2 इज इक्वल टू, देखिए ये 0.1 V2 इधर लेके आ गए हम लोग, तो 0.3 में से हम 0.125 गया तो आपका आंसर आएगा बेटा यहाँ पे 0.175। तो V2 इज इक्वल टू 0.175 अपॉन बाजू में सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या 0.1 इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 1.75 मीटर पर सेकंड, जिसकी कोलाइड कोलिजन होने के पहले कोलिजन होने के बाद फाइनल वेलोसिटी पास पहले बॉल की 2.5 मीटर पर सेकंड थी। तो उसी के कंपैरिजन में दूसरे बॉल की फाइनल वेलोसिटी जो होगी V2 जो हमने कैलकुलेट की है वो होगी बेटा 1.75 मीटर पर सेकंड। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसके पूर्व वाले सभी वीडियो आपको उसमें दिख जाएंगे। और कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड नोट्स आप लोग रेगुलरली रेडी करके रखते जाइए। थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू, बाय।